नमस्ते। आज एक ऐसे अदृश्य संकट की बात करेंगे जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन अक्सर इसे तब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि सर्दियों की धुंध न छा जाए। आज सीधे डेटा और वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए यह समझा जाएगा कि भारत में वायु प्रदूषण के इस भयानक संकट के पीछे असली वजह क्या है। ये सिर्फ हवा में तैरते धुएं की बात नहीं है, बल्कि ये भूगोल, अर्थशास्त्र और हमारे शहरों की बनावट की एक बहुत ही गहरी कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले PM 2.5 के सूक्ष्म खतरे को समझेंगे, फिर संवेदनशील वर्गों पर मंडराते जोखिम पर नजर डालेंगे। उसके बाद उत्तर दक्षिण के भौगोलिक विभाजन, शहरों में प्रदूषण के अलग अलग कारणों को खंगालेंगे और अंत में स्वच्छ हवा की ओर उठाए जाने वाले कदमों की बात करेंगे। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। एक, PM 2.5 का सूक्ष्म खतरा। प्रदूषण शब्द तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन जैविक स्तर पर इसका असली मतलब क्या है? आइए गहराई से समझते हैं। जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो सबसे खतरनाक और डरावना शब्द जो सामने आता है वो है PM 2.5। ये हवा में मौजूद इतने सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि ये इंसान के एक बाल की चौड़ाई का लगभग 30वां हिस्सा होते हैं। PM10 जैसे बड़े धूल के कणों की तुलना में PM 2.5 का ये बेहद सूक्ष्म आकार ही इसे इतना ज्यादा जानलेवा बनाता है। हमारे शरीर का अपना एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होता है। सांस लेते समय PM10 जैसे बड़े कण नाक और गले में ही फंस जाते हैं, लेकिन एक अकेला PM 2.5 कण शरीर के अंदर एक भयानक यात्रा तय करता है। ये नाक और गले की सुरक्षा को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है, सीधे फेफड़ों की गहराई में जाकर सूजन पैदा करता है। और क्योंकि ये इतना छोटा है, ये हमारे रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में सीधा घुस जाता है। वहां से ये बहता हुआ सीधे हृदय और यहाँ तक कि मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। अब यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार सुरक्षित हवा वह है जहाँ PM 2.5 का वार्षिक औसत 5 से कम हो। लेकिन भारतीय मानकों पर गौर करें तो 30 तक के स्तर को अच्छा और 90 तक के स्तर को मध्यम मान लिया गया है। जिस हवा को भारत में मध्यम माना जा रहा है, उसी हवा को यूरोप में बेहद खराब माना जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो जहरीली हवा में सांस लेने को काफी हद तक सामान्य मान लिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि इस जहर का सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। 2. संवेदनशील वर्गों पर मंडराता जोखिम। 1,16,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक ये भारत में उन नवजात शिशुओं की संख्या है जिनकी जन्म के मात्र 27 दिनों के भीतर ही वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु हो गई। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो वायु प्रदूषण के कारण हर 5 मिनट में एक नवजात शिशु अपनी जान गंवा रहा है। आखिर बच्चों के छोटे शरीर इस खतरे के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं? इसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अपने शरीर के वजन की तुलना में बच्चे वयस्कों से कहीं अधिक हवा अंदर लेते हैं। साथ ही वे बाहर प्रदूषित वातावरण में खेलते हुए ज्यादा समय बिताते हैं। और जो बच्चे अभी गर्भ में हैं, उन पर भी ये कहर बरपाता है। प्रदूषण के कारण अंग अविकसित रह जाते हैं और समय से पहले जन्म का जोखिम काफी बढ़ जाता है। हद तो ये है कि अब छाती के सर्जनों को छोटे बच्चों के फेफड़ों में भी काले धब्बे यानी ब्लैक डिपॉजिट्स दिखाई देने लगे हैं। और ये खतरा सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। वयस्कों और बुजुर्गों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव उतने ही भयानक हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के डेटा के अनुसार गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 11.9 वर्ष तक कम हो रही है। यही वजह है कि आज हम अक्सर सुनते हैं कि एकदम स्वस्थ दिखने वाले लोग जिन्हें कोई बुरी लत नहीं है, उन्हें भी अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ रहा है। ये सब इसी अदृश्य खतरे का नतीजा है। तो क्या पूरे देश का यही हाल है? आइए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 3. उत्तर दक्षिण का भौगोलिक विभाजन। जब हम पूरे देश के नक्शे पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है। उत्तर और दक्षिण भारत के भूगोल में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक विशाल दीवार की तरह काम करते हैं जो हवा के प्रवाह को रोक देते हैं, जिसे हिमालयी घाटी प्रभाव कहा जाता है। सर्दियों में थर्मल इन्वर्जन की प्रक्रिया ठंडी हवा और PM 2.5 कणों को एक ढक्कन की तरह जमीन के करीब ही फंसा देती है। इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है।
तटीय समुद्री प्रभाव के कारण वहां लगातार हवा बहती रहती है, जो थर्मल इन्वर्जन को रोकती है और प्रदूषकों को जमा होने से पहले ही बिखेर देती है। इन शहरों के आंकड़ों से ये उत्तर दक्षिण विभाजन एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। जहां उत्तर में दिल्ली का वार्षिक औसत PM 2.5 108 पर है, वहीं दक्षिण में चेन्नई 26 पर दिखाई देता है। अपने तटीय भूगोल के कारण दक्षिण के शहर इस मामले में भाग्यशाली हैं। लेकिन यहां एक बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। भले ही चेन्नई इस लिस्ट में सबसे नीचे और स्वच्छ दिख रहा है, फिर भी यह WHO की 5 की सुरक्षित सीमा से 5 गुना ज़्यादा प्रदूषित है। अब शहरों के और अंदर झांक कर देखते हैं। चौथा भाग 4-4 शहरों में प्रदूषण के अलग अलग कारण। आखिर हर शहर में हवा के अंदर ये जहर आ कहां से रहा है? दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा इंजन गाड़ियां हैं, जो कुल प्रदूषण का लगभग आधा हिस्सा यानी 50% पैदा करती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कारों और निजी वाहनों पर बहुत ज्यादा निर्भरता ही इस संकट को सबसे ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, हर शहर की कहानी एक जैसी नहीं है। चेन्नई का प्रदूषण प्रोफाइल एकदम अलग है। यहाँ सबसे बड़ा कारण धुआं नहीं, बल्कि 28% हिस्सेदारी के साथ सड़क की धूल है, और उसके बाद वाहन और उद्योग नंबर आता है। हालांकि जब अलग अलग शहरों के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट उभर कर आती है। भूगोल चाहे जो भी हो, वाहन हर जगह एक बहुत बड़ा और कॉमन फैक्टर बने हुए हैं। बेंगलुरु और कोलकाता में वाहनों का योगदान 50% तक है और मुंबई में 30%। गाड़ियां हर शहर की हवा को खराब कर रही हैं। और यहीं पर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यह सिर्फ वाहनों से निकलने वाले धुएं या सिर्फ सड़क की धूल की अलग अलग बात नहीं है। जब कच्ची सड़कों और गड्ढों से उड़ने वाली धूल गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाले जहरीले धुएं के साथ आपस में मिल जाती है, तो ये एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल तैयार करती है जो हमारे फेफड़ों के लिए कई गुना ज्यादा घातक होता है। तो क्या इस समस्या का कोई हल है? आखिरी भाग 5 स्वच्छ हवा की ओर कदम। आइए डेटा के आधार पर बिना किसी लाग लपेट के देखते हैं कि समाधान क्या है और अब तक नीतियां किस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 105.66 बिलियन रुपए आवंटित किए गए, लेकिन 5 सालों में इसका केवल 64% ही इस्तेमाल हो पाया। और दिलचस्प बात यह है कि जो पैसा खर्च हुआ, उसमें से 67% सिर्फ सड़कों पर पानी छिड़कने जैसे अस्थायी धूल नियंत्रण यानी बड़े कणों वाले PM 10 पर खर्च किया गया, जबकि सबसे खतरनाक PM 2.5 पैदा करने वाले औद्योगिक प्रदूषण से निपटने पर केवल 0.61% खर्च किया गया। इसी तरह उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान पराली जलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसके पीछे का अर्थशास्त्र सीधे जल संकट और हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। पानी की कमी के कारण धान की बुआई और कटाई में देरी होती है, जिससे किसानों के पास अगली फसल के लिए खेत तैयार करने का समय ही नहीं बचता। समाधान के रूप में किसानों को हैप्पी सीडर जैसी मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराने और कम पानी लेने वाली बाजरा जैसी फसलों की तरफ जाने का सुझाव दिया गया है। अब इस छोटे से आंकड़े को देखिए। ये 1.2 का नंबर बहुत कुछ बयां कर देता है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 1.2 बसें उपलब्ध हैं। इसकी तुलना में विकसित देशों में ये आंकड़ा 10 से ज्यादा होता है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कम होगा तो मजबूरी में लोग अपनी निजी गाड़ियां ही खरीदेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा और हवा में जहर भी। तो इस संकट की जड़ पर प्रहार करने के लिए कौन से प्रणालीगत बदलाव जरूरी हैं? डेटा साफ बताता है कि हाईवे चौड़े करने के बजाय बस और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश बढ़ाना होगा। इसके अलावा 15 साल से पुराने वाहनों पर सख्ती से रोक, निर्माण स्थलों पर स्ट्रक्चरल कवर अनिवार्य करना, बिजली के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना और उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करना बेहद जरूरी कदम है। ये पूरी चर्चा अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचने वाली बात है कि क्या हमारे शहर लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाए जा रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी कार निर्भरता में फंसते जा रहे हैं जो हमारी ही हवा को जहरीला बना रही है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवित रहने का सवाल है। इसी विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा तथ्यों को समझते रहें और जागरूक बने रहें।